हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट किया हूं, जिसमें से मैंने प्रोडक्शन का पूरे पार्ट करवा चुका हूं और मैं थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट किया हूं, जिसमें से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूं। और आज मैं थर्मोडायनेमिक्स का ही टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का 16वां क्लास होने वाला है दोस्तों। और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, ख़ास करके उन सारे स्टूडेंट जो जेएसएससी जेई का फॉर्म भरने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों में ही जनरल इंजीनियरिंग का पेपर पूछा जाएगा, जिसमें तीनों ब्रांच पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये तीनों ही ब्रांच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एवं एनएचपीसी, आईओसीएल, एसएससी जेई, आने वाले आरआरबी जेई, इन सारे एग्ज़ामों को लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोगों के दोस्तों। उन सारे एग्ज़ामों में एसएससी का ही क्वेश्चंस लगभग कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आप लोग दोस्तों मेरे सीरीज को देखते रहें, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करता हूं दोस्तों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो आप लोगों को बताना है कि किस सब्सटेंस के लिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ऑप्शन ए है एनी गैस, ऑप्शन बी है सैचुरेटेड स्टीम, ऑप्शन सी है वाटर और ऑप्शन डी है परफेक्ट गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट गैस का ये इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी फंक्शन होता है ओनली टेम्परेचर का, यानी डी यू इक्वल टू होता है एम सी भी डी टी। तो ये डायरेक्टली किसका हो गया दोस्तों, टेम्परेचर ओनली, केवल ये परफेक्ट गैस में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके किसके बीच रिलेशनशिप बनाता है। ऑप्शन ए है हीट एंड वर्क, ऑप्शन बी है हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी है वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, और ऑप्शन डी है वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो ये किसके किसके बीच बनाता है दोस्तों, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्योंकि दोस्तों डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल डब्लू। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, डेल क्यू इक्वल टू एक होता है डी इंटू डेल डब्लू। तो डेल क्यू माइनस डेल डब्लू इक्वल टू हो जाता है डी यू। तो हीट एंड वर्क दोनों क्या होता है दोस्तों, पाथ फंक्शन, और ये डी यू क्या होता है दोस्तों, पॉइंट फंक्शन। तो हम लोग दो पाथ फंक्शन से एक पॉइंट फंक्शन निकाल रहे हैं, और पॉइंट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन इन ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो, और ऑप्शन डी है मैक्सिमम। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दोस्तों वो क्या होता है, जीरो। और हीट ट्रांसफ़र ये भी जीरो होता है दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र वर्क डन जीरो होता है।
और एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का दोस्तों। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन डी है कंजर्वेशन ऑफ हीट। तो 4 का सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स asserts दैट द फॉलोइंग इज ए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए है एंट्रोपी, ऑप्शन बी है इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है प्रेशर। तो 5 का सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? मैंने अभी बताया है आप लोगों को, इंटरनल एनर्जी। डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? डी यू। और डेल डब्ल्यू इक्वल टू होता है डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू इक्वल टू होता है डेल क्यू। तो यहीं से मैंने घटा के निकाला है दोस्तों। तो दोनों को घटाने से हमें क्या मिलता है? इंटरनल एनर्जी। यही आपसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज इक्वल टू। तो क्लोज सिस्टम में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है। सेम क्वेश्चंस को आप लोगों को इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जा रहा है दोस्तों। ये भी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। तो क्लोज सिस्टम में बोला हीट एडेड डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू। तो इसीलिए आंसर बी, इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों। विच एस्पेक्ट डज नॉट पर्टेन टू ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या नहीं होता है बताना है। ऑप्शन ये है वर्क डन इज जीरो, ये तो होता है। ऑप्शन बी है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं पता। नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑप्शन ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन डी है नो गेन और लॉस ऑफ हीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या नहीं होता है? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 आज का दोस्तों। द इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन। तो इंटरनल एनर्जी किस गैस का किस पे डिपेंड करना है बताना है आप लोगों को दोस्तों। टेम्परेचर, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी है टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन सी है टेम्परेचर ओनली, ऑप्शन डी है टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट्स। तो इसका सही आंसर मैंने आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि डी यू इक्वल टू होता है एम सी वी डी टी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली दोस्तों? चेंज इन एंड टेम्परेचर पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोगों को आंसर बताना है दोस्तों। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर P of a fixed masses of an ideal gas changes by del P and its volume V changes by del V. The value of del V by V is given by। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसे याद रखना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों -1 बाय गामा डेल P बाय P होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10। द एक्सप्रेशन इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। तो पी डी वी गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग। ऑप्शन ए है स्टडी फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन बी है नन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन सी है ओपन सिस्टम एंड एनी प्रोसेस, ऑप्शन डी है एनी सिस्टम एंड एनी प्रोसेस। तो 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्लोज सिस्टम वर्क हम लोग जो भी निकालते हैं तो निकालते हैं पी डी वी वर्क, यानी पी हो गया प्रेशर, डी वी। तो इसे जब खोलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा पी इंटू वी टू माइनस वी वन। तो ये हो जाएगा वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 11। विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो जहाँ भी स्पेसिफिक दिख जाए दोस्तों मैंने बता दिया है। तो
तो ऑप्शन ए स्पेसिफिक इंथैल्पी, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी एंट्रोपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्पेसिफिक इंथैल्पी। जहाँ कहीं भी आपको स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ दिखे आप डायरेक्ट उसी को टिक करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एमंग्स द फॉलोइंग इज। तो इसमें से कौन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स का, वो बताना है आप लोगों को दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है वॉल्यूम, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा। एक सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया है, ये हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। इफ टू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। अगर हम लोग दो लिक्विड को डिफरेंट टेम्परेचर पे मिक्स करते हैं तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर ऑफ लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था। एक सेकेंड दोस्तों। 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ इसमें नहीं काम करता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल टू वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। तो हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन किस में होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है आइसोकोरिकली, ऑप्शन बी है आइसोबारिकली, ऑप्शन सी है आइसोथर्मली और ऑप्शन डी है एडियाबैटिक। तो इसमें बताना है दोस्तों आप लोगों को सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आइसोकोरिक का मतलब होता है क्या दोस्तों? वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक का प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफ़र जीरो और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें हीट सप्लाई टू द इक्वल टू द वर्क डन हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम लोग हीट सप्लाई इक्वल टू वर्क डन हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑलवेज इंक्रीज, ऑप्शन बी है ऑलवेज डिक्रीज, ऑप्शन सी है इंक्रीज और डिक्रीज और ऑप्शन डी है रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आइसोथर्मल में जब भी हम लोग देखते हैं दोस्तों तो इंटरनल एनर्जी क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हीट नहीं बढ़ेगा और हीट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग का वर्क इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो डिपेंड करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है दोस्तों? mCV/dT होता है, आप जानते हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो परफेक्ट गैस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो किस पे ओनली डिपेंड करता है? तो चेंज इन टेम्परेचर पे, इसीलिए रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज। तो एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में इसमें से एक क्या होता है? ऑप्शन ये है ए लिमिटेड हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम दिस सिस्टम थ्रू ए द बाउंड्री, यानी कि एक लिमिटेड हीट हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम दिस सिस्टम थ्रू द बाउंड्री से, सिस्टम के द्वारा बाउंड्री के बाहर। ऑप्शन बी है नो हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम दी सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, नहीं हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाउंड्री से। ऑप्शन सी है नो एनर्जी ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम दी सिस्टम थ्रू दी बाउंड्री और ऑप्शन डी है नो इंटरनल एनर्जी चेंज इन द सिस्टम। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र क्या होता है दोस्तों? एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोग जानते हैं जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी, नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री। ना सिस्टम से कर सकते हैं ना सिस्टम में आ सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को देखिए दोस्तों, ए गैस इन ए कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एक सेकंड दोस्तों, ए गैस इन ए कंटेनर ए इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो एक कंटेनर मैंने ए लिया ए, और ये क्या है दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, विथ अनदर गैस ऑफ द सेम मास इन ए कंटेनर बी, दूसरा कंटेनर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन बी दे दिए। इफ द, एक सेकंड दोस्तों क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, इधर बना दिया ये और इधर बना दिया ये, दोनों टेम्परेचर एक दूसरे के साथ कांस्टेंट है। तो एक गैस इन ए कंटेनर ए इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट विथ अनदर गैस ऑफ द सेम मास इन कंटेनर बी, इफ द corresponding pressure and volume are denoted by suffix a and b, then which of the following statement is true। तो आप लोग को बताना है दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, पी भी इक्वल टू एम आर टी वन, ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं। तो पी वन भी वन बराबर क्या होता है दोस्तों, पी टू भी टू, तो पी ए भी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी टू भी टू। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का सी हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया है, तो पी वन भी वन अपन टी वन होता है, तो टी वन हम लोग का कांस्टेंट रहने के कारण यहाँ टी वन या टी टू दोनों खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, एक क्लोज बैलून कंटेनिंग 10 kg ऑफ हीलियम रिसीव 5 kJ पर kg ऑफ हीट। तो इसमें जो हीट हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द बैलून स्लोली इंक्रीज बाय 0.2 मीटर क्यूब। तो इंक्रीज करने के बाद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल। तो आप लोगों को इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, डी यू इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो मैं निकालता हूं दोस्तों, सबसे पहले क्यू, हीट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 किलो जूल पर केजी है और 10 केजी हीलियम है, तो टोटल हीट ट्रांसफ़र कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 10 यानी 50 किलो जूल, इतना हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। तो वर्क डन का फॉर्मूला अब लगा देते हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है दोस्तों पी डी वी, क्लोज वर्क के लिए पी डी वी होता है। तो पी हम लोग का दोस्तों कितना है, 100 किलो पास्कल है, इंटू वी टू माइनस वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम 2 है, तो 100 को 200 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20 किलो जूल, 0.2 से गुना किए, तो वर्क डन कितना आया दोस्तों, 20 किलो जूल। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। तो हम लोग को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है दोस्तों, तो डेल क्यू मेरा कितना हो गया, 50 हो गया, 50 लाए थे, और डेल डब्ल्यू कितना हो गया दोस्तों, 20 अभी निकाल के दिखाएं, और डी यू हो जाएगा, तो यहाँ से डी यू निकलेगा, 50 में से 20 गया तो 30 किलो जूल, तो 30, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए दोस्तों आ चुकी है, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो वैसा सिस्टम जिसमें ना हीट ट्रांसफ़र होता है ना आता है उसे क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक, आइसोबारिक, आइसोकैरिक, आइसोथर्मल। तो जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस का ही दूसरा नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोस्तों, बोल रहा है टू गैस एक्स एंड वाई हैविंग द सेम टेम्परेचर टी, द सेम प्रेशर पी एंड द सेम वॉल्यूम वी आर मिक्स, इफ द मिक्सचर हैज़ द वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी, देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो क्या होगा, तो दो सिस्टम दिया है, दो गैस, एक एक्स दिया है दोस्तों, एक वाई दिया है,
और एक ये दोनों को मिला के एक थर्ड बनाना है। ये दोनों हो गया है, एक थर्ड फाइनल वाला यहाँ हम लोग को बनाना है दोस्तों। तो इसका प्रेशर क्या होगा दोस्तों, P1 हो जाएगा, इसका V1 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर T1, इसी तरह इसका P1 V1 टेम्परेचर T1, यहाँ 1 1 लगेगा, यहाँ 2 2 लगेगा दोस्तों। और इसका कुछ मान लेते हैं PF VF TF करके दोस्तों ऐसे। तो ऐसे मान लिए दोस्तों T द वॉल्यूम V एंड T टेम्परेचर T, देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, तो प्रेशर क्या होगा सो निकालना है दोस्तों। तो P1, अब हम लोग फाइनल को सबको क्या करेंगे, इस सबको मिटा देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोनों का x वाला प्लस y बराबर उधर फाइनल वाला जोड़ देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, PV अपन RT होता है प्लस P2 V2 अपन RT हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। इस सब में सब बराबर है तो P1 V1 सब में हो जाएगा, और यहाँ Pn अपन V अपन T1 होगा, सब कट जाएगा तो लास्टली Pn इक्वल टू हो जाएगा 2P दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 21 फिर से एक नॉमरिकल आया है दोस्तों आप लोगों के लिए, जिसको बनाना है। इसमें देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें बोल रहा है दोस्तों कि द पिस्टन ऑफ वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेनिंग ये गैस, तो एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसमें गैस भरा हुआ है, हैज ये मास ऑफ 60 kg। तो इसका मास कितना दिया है दोस्तों, 60 kg दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। एंड एक क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर। द एंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सिलेंडर, और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया हो जाएगा। तो मास हम लोग बैठाते हैं दोस्तों, मास कितना दिया हुआ है मेरा 60 kg दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। और जी कितना दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है, अपॉन में एरिया कितना दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर। तो इसको जब यहाँ से हटाएंगे दोनों दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 10, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, और फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 98 का आधा 49। तो आप लोग 49 गुना 30 और गुना 10 करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों का आंसर आएगा 1415 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसे बार में पूछा गया है दोस्तों, तो 10⁵ बार, तो 10 का पावर 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का हो जाएगा डी आंसर सही। क्योंकि 1415 है दोस्तों, इसको 10 का पावर 5 से भाग देंगे तो एक पॉइंट आएगा और 147 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए है द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऑप्शन बी है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीजेज ड्यूरिंग द चेंज। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करता है ड्यूरिंग द चेंज। ऑप्शन सी है द हीट ट्रांसफर ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज जीरो, इसमें हीट ट्रांसफर जीरो कंसिडर करते हैं। और ऑप्शन डी है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों 22 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, when any system confined with a boundary is carried through series of operations such that the final state is same as the initial state, then
तो बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार दोस्तों किसी भी बाउंड्री में जो सीरीज ऑपरेशन होता है वो फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो द नेट वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू और हायर देन द नेट हीट ट्रांसफ़र, द नेट वर्क ट्रांसफ़र इज हायर देन द नेट हीट ट्रांसफ़र, सी है द नेट वर्क ट्रांसफ़र इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफ़र, और डी है द नेट वर्क ट्रांसफ़र इज लोअर देन द हीट ट्रांसफ़र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेट वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर सी होता है। तो डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों? इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 24 का ये हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पहले मिल चुका था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, द एरिया बिलो द पीवी डायग्राम ऑफ ए नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए है वर्क, ऑप्शन बी है एंट्रोपी, ऑप्शन सी है हीट ट्रांसफर, ऑप्शन डी है मास ट्रांसफर। तो पीवी डायग्राम का नॉन फ्लो प्रोसेस में दोस्तों जो एरिया देता है वो क्या देता है? वर्क ट्रांसफ़र। ये सपोज करिए दोस्तों ये पीवी डायग्राम है और ऐसा एरिया आपको मिला कहीं, तो ये एरिया आपको क्या देगा दोस्तों? वर्क ट्रांसफ़र, यानी कितना वर्क आपको मिला। और यही टीएस डायग्राम में अगर देता दोस्तों और ऐसा रहता तो ये क्या देता? हीट ट्रांसफ़र। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन के लिए, वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र से। तो टीएस डायग्राम में हीट ट्रांसफ़र मिलता है और पीवी डायग्राम में वर्क ट्रांसफ़र मिलता है। द इफ़िशेंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, तो जो इफ़िशेंसी है दोस्तों कार्नोट इंजन का वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ये है द ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंजन, यानी कितना वर्किंग हम लोग कर रहे हैं इंजन पे उस पर। ऑप्शन बी है द नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड, यानी किस प्रकार का फ्लूइड इंजन में डाल रहे हैं। ऑप्शन सी है द टेम्परेचर लिमिट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, यानी कितना टेम्परेचर लिमिट है। और ऑप्शन डी है द कैपेसिटी ऑफ द इंजन, यानी इंजन का कैपेसिटी क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर ऑफ द लिमिट पे कार्य करता है। यानी कि दोस्तों आप लोग एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट निकालते हैं तो टी हाइयर माइनस टी लोअर अपॉन टी हाइयर, यानी ये एक तरह से क्या है? टेम्परेचर लिमिट है, इसी पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 27, इंथाल्पी इज कैलकुलेटेड एज, तो इंथाल्पी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? ऑप्शन ये है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ सिस्टम। ऑप्शन बी है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन सी है डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ सिस्टम। और ऑप्शन डी है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो सीधा सीधे आप जानिए दोस्तों H बराबर पी वी प्लस यू होता है। ये कहाँ आपको दिख रहा है? पी वी प्लस यू, यानी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फॉर ए क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन डैश। ऑप्शन ए है इंथाल्पी, ऑप्शन बी है एंट्रोपी, ऑप्शन सी है इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, कितना बार ये सेट में मिल चुका है अभी तक, ये गिनने से भी आदमी परेशान हो जाएगा। तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू हम बताए थे डी यू होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डैश। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेंस कांस्टेंट, ऑप्शन डी है में इंक्रीज और डिक्रीज। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, डी यू इक्वल टू एम सी वी डी टी होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे आइसोथर्मल में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रिमेंस कांस्टेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, द मोर इफेक्टिव वे और इंक्रीजिंग इफिशेंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज टू। तो ऑप्शन इफिशेंसी ऑफ कार्नोट इंजन को घटाना 1 माइनस टी लोअर अपन टी हाइयर होता है दोस्तों। तो बोल रहा है इसको इंक्रीजिंग इफिशेंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो इसको बढ़ाना कैसे इफेक्टिव रहेगा? इंक्रीज हाइयर टेम्परेचर, ऑप्शन बी है डिक्रीज हाइयर टेम्परेचर,
ऑप्शन सी है इंक्रीज लोअर टेम्परेचर और ऑप्शन डी है डिक्रीज लोअर टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, हम लोग डिक्रीज लोअर टेम्परेचर को और करा देंगे तो ये वैल्यू टी हायर का और बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये जो छोटा वैल्यू और हो जाएगा दोस्तों, और 1 में से जितना कम घटेगा हम लोग का इफ़िशेंसी उतना ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का यहीं तक रखते हैं दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स को आगे नेक्स्ट क्लास में करूँगा। और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, जय हिंद।